नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आप देखिए, भारत के जो मुख्य भू-आकृतिक प्रदेश हैं उसमें हिमालय का हमने अध्ययन किया, उत्तर के विशाल मैदान का हमने अध्ययन किया और उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार पर के बारे में आज चर्चा करेंगे। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे बड़ा भू-आकृतिक प्रदेश है। 600 से 900 मीटर की सामान्य ऊंचाई वाला ये एक अनियमित त्रिभुज की आकृति का भूभाग है, जिसका आधार उत्तर में दिल्ली कटक से राजमहल की पहाड़ियों तक है तथा इसका शीर्ष कन्याकुमारी के पास स्थित है। यदि हम भारत के मानचित्र के आधार पर देखें तो भारत के मानचित्र में जब आप देखते हैं तो उत्तर में जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है, ये भाग मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रेणी का भूभाग कहलाता है। लेकिन उसके बाद राजस्थान के बाद जो गुजरात का भूभाग है, वहाँ से लेकर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम का भाग, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो मध्य जो भाग है, जिसको मैं पूरी लाल रेखा के द्वारा गहरा कर रहा हूँ, यह जो भाग है, यह भाग उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। लेकिन इस भाग के दक्षिण का जो भाग है, सामान्य रूप से जिसे हम अलग से अंकित करते हैं, तो हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला, बुंदेलखंड, राजमहल, गारो गेप से लेकर इसकी इस रेखा के दक्षिण का जो भाग है, यह संपूर्ण दक्षिण का भाग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम जिस भूभाग की बात कर रहे हैं वो भूभाग है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। सामान्य रूप से अरावली पर्वत श्रेणियों से लेकर ये एक जो भाग है जिसमें दिल्ली कटक तक इसका अरावली पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, यहाँ से लेकर ये जो संपूर्ण भूभाग है, ये पूरा का पूरा भाग हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग कहलाता है। जिसकी हम बात कर रहे थे कि आधार उत्तर में है, तो इसका हमें आधार दिखाई देता है इस उत्तरी भाग में, तथा शीर्ष की बात कर रहे हैं तो शीर्ष दिखाई देता है कन्याकुमारी में। तो ये जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ बात करें तो इधर जो मुख्य राज्य हैं उसमें उड़ीसा के बाद दक्षिण की ओर बढ़ते हम तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, उस उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये जो संपूर्ण राज्य हैं, ये राज्य मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के अंग हैं। इसका शीर्ष कन्याकुमारी है और इसका जो आधार है वो हमारा दिल्ली कटक से राजमहल की पहाड़ियों तक माना जाता है। इसकी अगर उत्तर पश्चिमी सीमा की हम बात करें तो अरावली की पहाड़ियों द्वारा इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा बनती है। ये अरावली की पहाड़ियाँ, इनके द्वारा इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा बनती है। उत्तरी सीमा इसकी बुंदेलखंड उच्चभूमि द्वारा बनती है। ये जो भाग है बुंदेलखंड उच्चभूमि के रूप में। कैमूर व राजमहल की पहाड़ियाँ, ये आगे जो भाग है ये कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ के रूप में। तो जो मुख्य रूप से इसकी जो भूभाग है सीमांकन, तो अरावली, उसके बाद बुंदेलखंड उच्चभूमि और कैमूर व राजमहल की पहाड़ियों द्वारा इस उत्तरी सीमा बनाई जाती है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण सह्याद्री व पूर्वी घाट क्रमशः इसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, जो दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के समीप एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों पर आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये जो सीमा है, ये आपस में यहाँ आकर मिल जाते हैं। तो उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, अगर हम यहाँ से लेकर दक्षिण तक की बात करें तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई मिलती है 1600 किलोमीटर। तथा पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करें तो इसकी जो अधिकतम चौड़ाई है, वह पूर्व पश्चिम की जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, वह मिलती हमारी लगभग 1400 किलोमीटर। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको ध्यान होगा कि जब
पेंजिया का विभाजन हुआ तो भूभाग दो भागों में बटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। उस क्षेत्र में भ्रंश दो असमान भागों में विभाजित इस भूभाग को कर देता है, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसकी प्रसिद्ध नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रवाहित होती है। इस पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, अर्थात इस भूभाग का अगर आप मानचित्र के द्वारा देखें तो इसका जो अधिकांश भाग है, इस अधिकांश भाग का ढाल इस पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसके उत्तरी भाग का कुछ ढाल उत्तर दिशा की ओर भी है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, अर्थात वह बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल प्रवाहित करती है। अधिकांश रूप में जो ये पठार हैं, ये भ्रंश घाटियों वाले भाग से इस पठारी भूभाग पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अगर हम विभाजन की बात करें तो इसे अनेकों उपविभागों में विभाजित किया जाता है। चूँकि ये पठार काफ़ी कटा फटा है, इसलिए अनेकों धरातलीय जटिलताएं इसमें पाई जाती है। अगर हम विभाजन के क्रम में सबसे पहले बात करें तो जो सबसे पहला प्रमुखता के साथ नाम आता है वो कहलाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में एक त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से हुआ है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ये पठार इस पठार में बहने वाली नदियाँ उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और जो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इन नदियों के प्रवाह के कारण ये पठार अनेकों स्थानों पर उबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे हम अनेकों जगह बीहड़ खड्ड के रूप में देखते हैं। मालवा का जो पठार है वो सामान्य रूप से जब पठार के उत्तरी भाग की बात करते हैं तो ये जो संपूर्ण भाग है जिसमें अरावली पर्वतमाला, ये जो संपूर्ण भाग है, ये भाग इसका मालवा का पठार कहलाता है। इस मालवा पठार के बाद इधर अरावली पर्वत श्रेणियों की सीमा बन जाती है। तो ये जो उत्तर का भाग है मालवा का पठार, मुख्य विस्तार इसका मध्य प्रदेश में मिलता है। दूसरा जो खंड है वो बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल के रूप में। मालवा का पठार के उत्तर पूर्वी भाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार विस्तृत है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है किसके मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग में। बुंदेलखंड पठार ग्वालियर का पठार विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला हुआ है। ये प्राचीन जो शैल समूह है बुंदेलखंड नीस उससे निर्मित है तथा एक अपरदित समूह है। बघेलखंड के पठार विंध्यन श्रेणी, कैमूर और भांडेर के पूर्व में है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ व दक्षिण में रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। ये बलुआ पत्थर व चूना पत्थर बहुतायत से मिलता है। विंध्यन श्रेणियों की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी के सारे पश्चिम में गुजरात से लेकर उसके समानांतर पूर्व की ओर चलते चलते उत्तर पूर्व में मुड़कर ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों तक इसका विस्तार में मिलता है। ये पर्वतमाला विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का एक समूह है। विंध्यन श्रेणियों के में प्राचीन युग की परतदार जो चट्टानें उसमें लाल बलुआ पत्थर की प्रधानता मिलती है। यह उत्तर में गंगा नदी क्रम और दक्षिण भारत की नदियों के क्रम के बीच में एक जल विभाजक का कार्य भी करता है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार अधिकांश रूप में जो मत है वह विंध्याचल पर नर्मदा नदी की दरार घाटी का एक कगार मात्र है। इसी प्रकार कैमूर पर सोन नदी की घाटी का कगार है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की घाटी है जिसका निर्माण अधोभ्रंशन से हुआ है। नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात सहित अनेक प्रपात बनाते हुए पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल जो खंड है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। आप जब अध्ययन करें तो साथ में एटलस को देखते हुए इसके साथ आगे बढ़ें। अब जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो है दक्षिण का मुख्य पठार, जिसको सामान्य रूप से अपन दक्कन का पठार कहते हैं। ये जो दक्कन का पठार है ये मुख्य रूप से इसका विस्तार कर्नाटका में है। ये पठार तापी नदी के दक्षिण में एक त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। ये उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल, उत्तर में महादेव, मैकाल, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। ये पठार मुख्य रूप से लावा से निर्मित है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
इन नदियों ने अपनी घाटियों को काफ़ी गहरा कर दिया है। इस पठार के भी कुछ सब डिविजन्स हैं, जैसे महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में, तेलंगाना में जो भूभाग है उसको तेलंगाना का पठार कहते हैं, कर्नाटक में जो भाग है उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार ये एक महत्वपूर्ण पठार है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न भाग है, जो कि झारखंड के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची में विस्तृत है। महानदी, सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियाँ इस पठार से प्रमुखता से होकर बहती है। सोन पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हुए दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा के प्रमुख पठार हैं तथा दक्षिण में रांची का पठार है। दामोदर नदी भी एक भ्रंश घाटी के रूप में है, जिसमें गोंडवाना काल के कोयला जमाव मिलते हैं। तो ये जो पठारी भाग है भारत का खनिज भंडार कहलाता है, इसे भारत का रूर भी हम कहते हैं। अगर हम आगे बात करें तो आप देखिए मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों के पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों के परे एक विस्तृत भाग है। उत्तर पूर्व में मेघालय का पठार निर्मित, इसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मेघालय का पठार भारत के मुख्य पठार से निम्न काप मैदान द्वारा अलग किया गया है, जिसे हम गारो राजमहल अंतराल कहते हैं। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं तो उसके राजमहल गारो गेप भी कहा जाता है। इसका निर्माण भी भ्रंश पड़ने के कारण हुआ है। गंगा नदी ने अपने निक्षेप द्वारा इसे भर दिया है। इस पठार के पश्चिम भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी, जयंतियाँ और पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियाँ मिलती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, जो 1412 मीटर ऊंची है। खासी पहाड़ियों का मध्यवर्ती भाग मेज की तरह शिलोंग नगर स्थित है। इस पठार का उत्तरी ढाल बहुत ही तीव्र है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसका दक्षिणी ढाल मंद है, जहाँ सूरमा घाटी और मेघना घाटियाँ स्थित है। दंडकारण्य पठार जो मुख्य रूप से ओडिशा में कोरापुट, मैलनगिरी, कालाहांडी, नवरंगपुर जिलों में, छत्तीसगढ़ में कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा जो कि सामान्य रूप से नक्सल प्रभावित एरिया है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगर, श्रीकाकुलम जिलों में लगभग ये जो दंडकारण्य रीजन है ये 89 अर्थात 1078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। ये भूभाग असमतल पठारी धरातल युक्त भाग है और ये मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसकी प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। अम्बुचमाड़ पहाड़ियों में बेलाडीला खानों के समय उत्कृष्ट कोटि का लोह इश्क मिलता है। ये लोह इश्क जापान को निर्यात किया जाता है। तो जो दंडकारण्य रीजन है वहाँ बेलाडीला की जो श्रेणी है उसमें लोह इश्क मिलता है और वो हम पूरी तरह से जापान को यहाँ की नदियाँ जो है उसमें तेल, उदंती, सबरी, सिलेरू ये मुख्य नदियाँ इस दंडकारण्य रीजन में प्रवाहित होती है। अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पर्वत पहाड़ियाँ जो हैं उसमें मुख्य पहाड़ी का नाम आता है अरावली। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में सीमा भी बनाती है प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में है। ये दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद के पास पालनपुर से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग ये 600, इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर के आसपास है। ये क्वार्टजाइट नीस सेलों से बनी हुई है, जो एक लंबे अपरदन के बाद अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर चुकी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ जो राजस्थान में है और इसका मुख्य शिखर जो है वो गुरु शिखर आबू पर्वत श्रेणी के रूप में है। विंध्याचल पर्वतमाला की बात करें तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, जो आगे चलकर उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। भांडेर और कैमूर श्रेणियों के नाम से ये विख्यात है। इसकी भी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। ये एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है ये पर्वतमाला नर्मदा और तापी नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होती है और महादेव व मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। लगभग 900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट से इसका निर्माण होता है। सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के निकट इसकी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है। ये महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी अमरकंटक है, जो 1127 मीटर ऊंची है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक से ही है और जबलपुर के निकट नर्मदा नदी एक प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है। एक घटजात पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में मुख्य रूप से जो पहाड़ियाँ हैं ये लगभग 332 किलोमीटर 82 किलोमीटर के आसपास है।
और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये ग्रेनाइट, नीस और मैग्मी शिलाओं जैसे आर्किन रवेदार शिलाओं से निर्मित है, प्राचीनतम शिलाओं से निर्मित है। इसमें भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तलचर, बराकर, खमाठी कोयला क्षेत्र मुख्य हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। सामान्य रूप से हम आज के वीडियो में इन पहाड़ियों की बात करेंगे। कल जब हम बात करेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।